हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अपना सेकंड लेक्चर है किसका? मेट्रोलॉजी का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है अबाउट मिनरल्स क्या होता है, ओर्स क्या होती हैं। ठीक है, एक बार हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मिनरल्स क्या होती हैं? जो रॉ फॉर्म में अर्थ क्रस्ट से निकाली जाती हैं। ठीक है, जो पूरा मिक्सचर है वो मेरा मिनरल्स होता है। उनमें से जो यूजफुल अमाउंट है उसी को मैं क्या बोलता हूँ? मेरा ओर। वो क्या है? ओर, जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल हो, उसको मैं और बोलता हूँ। ठीक है, फिर हमने कुछ मेथड्स देखे थे। ठीक है, हमने 4 स्टेप देखे थे कि हम कैसे किसी भी मेटल को रिफाइन करेंगे मिनरल से। ठीक है, पहला स्टेप क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ और का कंसंट्रेशन करते थे। सेकंड में क्या था? उसके ऑक्साइड्स में बदलते थे। सेकंड क्या, थर्ड क्या था? रिडक्शन। और 4 क्या था? रिफाइनिंग। ठीक है, ओके। तो कंसंट्रेशन ऑफ और के हमने कल 2 मेथड देखे थे। पहला फिजिकल था, दूसरा केमिकल था। फिजिकल में कौन कौन से थे? फिजिकल में सबसे पहला था ग्रेविटी सेपरेशन। उसके बाद कौन सा था? मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, और थर्ड था फ्रोथ फ्लोटेशन। हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन चल रहा था, उसका एक पार्ट हमने देख लिया था। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन का मतलब वही चीज है, बस उसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से थोड़ा सा देखने वाले हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन, इसको लिखेंगे हम डिफरेंशियल। ये 4 नंबर डाल के मैं लिख देता हूं, डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन। देखो इस स्टेप में क्या होता है, इसमें हमें 2 चीजें यूज करनी है। ठीक है, पहला क्या है? एक्टिवेटर। ठीक है, दूसरा क्या है मेरा? दूसरा मेरा डिप्रेसेंट। देखो पहली बात तो हम यूज क्या कर रहे हैं। देखो नॉर्मल फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता था? एक नॉर्मल फ्रोथ फ्लोटेशन की बात कर रहा हूँ। देखो हमारे पास एक कंटेनर होता था, उसमें हम एयर ब्लास्ट कर रहे हैं ऊपर से। ठीक है, तो उसमें पाइन ऑयल होता था एज ए फ्लोटिंग एजेंट। ठीक है, और उसमें पोटेशियम मिथाइल जेंथेट होता था। ठीक है, स्टेबलाइजर के लिए। और मेरा फिनोल होता था और एनिलीन होता था। एक्चुअल में सोडियम मिथाइल जेंथेट होता था कलेक्टर के लिए, और स्टेबलाइजर मेरा कौन सा होता था? फिनोल और एनिलीन। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं मेरे पास 2 टाइप के और है। कौन सा? ZnS प्लस PbS। ठीक है, मेरे पास 2 टाइप के और हैं। ये दोनों ही सेम नेचर के हैं। जो नॉर्मल मेरा फ्लोट फ्लोटेशन था वो किस बेस पे काम कर रहा था कि मेरा जो ओर होगा वो वेटेबल होगा भाई, भीगेगा किसके थ्रू? ऑयल के थ्रू। और जो मेरी इंप्योरिटीज होगी वो किसके थ्रू भीगेंगी? वाटर के थ्रू। लेकिन इन दोनों में क्या है? ये दोनों सेम टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये सेम ऑयल से भीगेंगे। ठीक है, सेम टाइप की ओर है तो ऑयल से भीगेंगी। तो इसमें मेरा नॉर्मल फ्रोथ फ्लोटेशन काम नहीं आएगा। तो इसके लिए मुझे यूज करना पड़ता है कौन सा? डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें मैं क्या करूंगा, आपको पहले बेसिक आइडिया देता हूं मैं करूंगा क्या। देखो मेरे पास एक कंटेनर रहेगा, इसके अंदर क्या है मेरा? ZnS प्लस PbS है। तो मैं क्या करूंगा, पहले में अगर मैं इसको नॉर्मल अभी फ्रोथ फ्लोटेशन कराने लगूं तो दोनों के दोनों ऊपर आ जाएंगे, और दोनों को दोनों मुझे सेपरेट आउट करने पड़ेंगे, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ZnS है इसको मैं अभी ये पाउडर फॉर्म में, और की फॉर्म में, इसको मैं पहले सोल्यूबल बना दूंगा। ठीक है, इसको मैं जैसे सोल्यूबल बनाऊंगा तो ये पूरा मिक्स हो जाएगा, और बचेगा क्या मेरे पास? PbS। और इसके ऊपर मैं फ्रोथ फ्लोटेशन अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं PbS को बाहर निकाल दूंगा, और जो मेरा ZnS पहले सोल्यूबल था इसको मैं फिर से कन्वर्ट कर दूंगा किसमें? और में, मतलब पाउडर फॉर्म में, और बाद में दोबारा फ्लोटेशन करूंगा तो फिर मेरा ये भी बाहर आ जाएगा, ZnS भी। ठीक है, तो ऐसे कुछ करने वाला हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो मेरे पास 2 टर्म है, एक्टिवेटर और डिप्रेसेंट। पहले बात करते हैं डिप्रेसेंट की। डिप्रेसेंट क्या करेगी? डिप्रेसेंट करेगी मेरा काम
कि कोई भी मेरा ओर है उसको सोल्यूबल कर देगी किसमें, रिड्यूस कर देगी किसमें, मतलब सोल्यूबल बना देगी पूरे सॉल्यूशन में। डिप्रेसेंट मेरा काम करेगा कि जो मेरी ओर है उसको सोल्यूबल बना देगी पूरे सॉल्यूशन में। और मेरा एक्टिवेटर क्या है कि जो सोल्यूबल मेरा है ओर उसको फिर से पाउडर्ड फॉर्म में चेंज कर देगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्टिवेटर। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी, वो कैसे होगी, इन फोर जेडएनएस। जेडएनएस के लिए मैं यूज करता हूं डिप्रेसेंट फॉर जेडएनएस, डिप्रेसेंट इज NaCN। NaCN में यूज करूंगा किसके लिए, जेडएनएस के लिए। ये क्या है, इसके लिए डिप्रेसेंट का काम करेगा, है ना, और इसी के लिए काम करेगा CuSO4, इधर लिखूं CuSO4 एज ए एक्टिवेटर। ये किसके जैसे काम करेगा, एक्टिवेटर के जैसे। तो इसका इक्वेशन लिखते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, मेरे पास दोनों चीजें हैं, एक ही बॉक्स के अंदर दोनों है, तो मुझे इन दोनों को अलग अलग करना। तो कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जेडएनएस की रिएक्शन करूंगा किसके साथ, NaCN के साथ। तो मेरा कॉम्प्लेक्स बनेगा Na2ZnCN होल 4 प्लस क्या बनेगा, Na2S। ठीक है, Na2S। ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, सोल्यूबल है इन नेचर, सोल्यूबल है नेचर के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा उस जो भी मेरा कंटेनर था उसमें मिक्स हो जाएगा, तो ये मेरा सोल्यूबल हो चुका और बचा क्या, मेरा PBS बचा है उस कंटेनर के अंदर। तो अब मैं क्या कर दूंगा, अब अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन फॉर किसके लिए, फॉर PBS। ये काम कर दिया मैंने, ये मिक्स हुआ था। अब अगर मैं फ्रोथ फ्लोटेशन करूंगा तो मेरा किस पे काम करेगा, ये ओनली PBS के ऊपर। तो PBS मेरा बाहर आ चुका है। ठीक है, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब जो मेरा मिक्सचर में ZnS सोल्यूबल हो चुका था पहले, इसको मैं अब वापस चेंज करूंगा किस फॉर्म में, और की फॉर्म में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा इसमें, मेरा ये जो ये कॉम्प्लेक्स था कौन सा, Na2ZnCN होल 4, इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करा दूंगा। अब ये डिप्रेसेंट फॉर्म में मतलब फिजिबल नहीं है, तो इसको मैं किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, CuSO4 के साथ, एक्टिवेटर के साथ। CuSO4, इसके लिए CuSO4 ही है एक्टिवेटर। तो क्या बन जाएगा मेरा, वापस से क्या बन जाएगी, ZnS। ZnS बन गया मेरे पास। अब मैं अप्लाई कर दूंगा इस पे वापस से फ्रोथ फ्लोटेशन, किसके लिए, अप्लाई फ्रोथ फ्लोटेशन फॉर ZnS। आई बात समझ में कैसे हुआ। देखो मेरे पास ZnS था, PBS था, मैंने सबसे पहले ZnS को सोल्यूबल कराया पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद कैसे किया मैंने, ये कॉम्प्लेक्स बना के किया। ठीक है, उसके बाद मैंने PBS के ऊपर अप्लाई कर दिया फ्लोथ फ्लोटेशन नॉर्मल वाला, तो मेरा ये अलग हो चुका है। अब सॉल्यूशन में वापस इसको एक्टिवेट करके इसको और की फॉर्म में ला दूंगा, और अब इसके ऊपर मैं फिर से फ्लोथ फ्लोटेशन अप्लाई कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरा फ्लोथ फ्लोटेशन काम करता है। ठीक है, ये नोट करें आप लोग, फ्लोथ फ्लोटेशन। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम केमिकल मेथड। ये हमारे फिजिकल मेथड खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं हम केमिकल मेथड, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल मेथड
चलो इतना केमिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड में मेरे पास कितने मेथड है? एक ही मेथड है मेरे पास। कौन सा है? कौन सा हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में? लीचिंग। कौन सा है? लीचिंग। और ये किसके लिए यूज होता है? बॉक्साइट ओर के लिए। यूज फॉर बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3। बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर के लिए कौन सा यूज होगा मेरा? लीचिंग। इसके लिए कोई फिजिकल फॉर्मूला मतलब फिजिकल मेथड यूज नहीं होगा, इसके लिए मेरा केमिकल मेथड यूज होगा। देखो क्या होता है लीचिंग, पहले इसको समझते हैं। देखो मेरे पास देखो कोई और होगी, हम चेंज करते हैं। मेरे पास कोई और होगी, ठीक है। इसके ऊपर मैं किसी केमिकल रिएजेंट से इसके ऊपर रिएक्शन करूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं कुछ केमिकल रिएजेंट लूंगा, रिएजेंट लिया तो यहां पे मेरा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा? सोल्यूबल, ठीक है। या फिर सोल्यूबल नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और होगी इससे केमिकल रिएक्शन कुछ करेगा, कोई भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। इसके बाद में फिर से मैं कुछ केमिकल प्रोसेस करूंगा, केमिकल प्रोसेस। तो इसके बाद में मुझे प्योर और मिल जाएगी। देखो ये काम कैसा करता है। यहां पे मेरे पास क्या होगा? यहां पे और भी होगी प्लस इंप्योरिटी भी होगी, प्लस इंप्योरिटी भी होगी। अब मैं जो भी केमिकल रिएक्शन करवाऊंगा इसके ऊपर, जो भी केमिकल रिएक्शन करवाऊंगा वो केमिकल रिएक्शन खाली किसके साथ सेटल डाउन होगी? वो खाली और के साथ होगी, इंप्योरिटी के साथ नहीं होगी, ठीक है। मैं जो भी केमिकल रिएक्शन कराऊंगा इस और के ऊपर, तो वो जो रिएक्शन है वो खाली एप्लीकेबल होगी किसके ऊपर? ओनली और के ऊपर, इंप्योरिटी के ऊपर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें मेरे लिए खाली और होगी, इंप्योरिटी पीछे रह जाएगी, इंप्योरिटी पीछे रह जाएगी। बाद में मैं कुछ केमिकल प्रोसेस करूंगा जिसके बाद में, क्योंकि यहाँ पे मेरी खाली और बची है, मतलब कुछ भी एक प्रोडक्ट बने उसके अंदर मेरी प्योर और है, उसके बाद में केमिकल प्रोसेस करके मेरी प्योर और को मैं अलग कर लूंगा और इंप्योरिटीज मेरी पीछे रह जाएगी, ठीक है। तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि मेरी इंप्योरिटी है जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है केमिकल रिएक्शन में, खाली मेरी जो और है वही पार्टिसिपेट करती है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल है इसका, मैं एग्जांपल लेता हूं, इसी का बॉक्साइट का लिखते हैं। देखो मेरे पास Al2O3.3H2O, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराऊंगा, इसमें इंप्योरिटी भी है और भी है, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ? NaOH के साथ, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा मेरा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनेगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये प्रोडक्ट बना मेरा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें खाली पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? मेरी और पार्टिसिपेट कर रही है, इंप्योरिटीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद में मैं क्या करूंगा? इसके बाद में इसकी रिएक्शन करूंगा किससे? वाटर से। तो क्या बनेगा मेरा? तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा Na2AlOH4, ये प्रोडक्ट बना मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इसी प्रोडक्ट को फिर से लाऊंगा, ये फिर उधर लिखो Na2AlOH4, इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा एसिडिक मीडियम में, किसके साथ? वाटर के साथ। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेरा प्रोडक्ट बनेगा एल्यूमिनियम OH होल थाइस
इसका क्या बन जाएगा, पीपीटी। ठीक है, इसका पीपीटी बन गया है। अब मैं क्या करूंगा, इस पीपीटी को हीट कर दूंगा 1073 केल्विन पे। ठीक है, तो जैसे मैं हीट करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Al2O3। Al2, ये क्या है मेरा, बॉक्साइट प्योर और प्योर और है मेरी बॉक्साइट। तो इस तरीके से मैं लीचिंग करके किसी भी रिएक्शन में जो मेरी इम्प्योरिटीज है उनको अलग कर सकता हूं। ठीक है, और जो मेरी प्योर और है उनको भी मैं अलग कर सकता हूं। ठीक है, इसमें यहाँ 2 नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, हो गया ये वाला काम। आ गया मेरे पास Al2O3, वो प्योर और है। चलो, ये मेरा पहला स्टेप खत्म हो गया है। कौन सा वाला स्टेप, कौन सा वाला स्टेप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और। कॉन्सेंट्रेशन के बाद में अगला स्टेप क्या था मेरा, अगला स्टेप क्या था, ऑक्साइड भी चेंज करना, कन्वर्जन ऑफ और इनटू देयर मेटल ऑक्साइड। चलो ये भी देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ और इनटू देयर मेटल ऑक्साइड। चलो लिखते हैं, सेकेंड स्टेप है मेरा, पहला खत्म हो गया कॉन्सेंट्रेशन। अगला मैं लिखता हूं, अगला मेरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ इनटू मेटल ऑक्साइड। देखो इसके पास मेरे इस प्रोसेस को करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका लिखता हूं मैं, पेन चेंज करते हैं। इसके करने के मेरे पास 2 तरीके। पहला क्या है, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। दूसरा क्या है मेरे पास, रोस्टिंग। रोस्टिंग 1 बाय 1 हम दोनों देखते हैं। देखो कैल्सिनेशन किसको बोलूंगा मैं, कैल्सिनेशन किसको बोलूंगा, रिएक्शन ऑफ और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। ठीक है, कि कैल्सिनेशन में मैं करता हूं, रिएक्शन कराता हूं किसी भी और की इन एब्सेंस ऑफ एयर बोल दो, ऑक्सीजन बोल दो। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो मेरा मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो हीटिंग ऑफ और हीटिंग ऑफ और इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, हीटिंग ऑफ और इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट करूंगा और मेल्टिंग पॉइंट से नीचे। ठीक है, और रोस्टिंग में क्या करूंगा, रोस्टिंग में हीटिंग ऑफ और इन presence of air and below melting point of metal। ठीक है, इसमें एयर की मैं प्रेजेंस इसमें मैं एब्सेंस रखता हूं, इसमें मैं प्रेजेंस रखता हूं। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखता हूं, जनरली कैल्सिनेशन किसके लिए होता है, कार्बोनेट्स के लिए और ऑक्साइड्स के लिए। ठीक है, तो कैल्सिनेशन
कैल्सिनेशन is used for carbonates and oxides, ठीक है। और ये वाला किसके लिए यूज होता है? यूज फॉर सल्फाइड्स, ठीक है। सल्फाइड्स के लिए यूज होता है। एक एग्जांपल देखें तो कैल्सिनेशन का एक एग्जांपल देखते हैं, ये किसके लिए यूज होता है? कार्बोनेट्स के लिए और ऑक्साइड्स के लिए, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, ZnCO3। इसको अगर मैं हीट करूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास ZnO प्लस CO2, ठीक है। और इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल CO2S प्लस इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा? प्रोडक्ट बनेगा एक तो SO2 बन जाएगा, और इधर क्या बनेगा? CO2O, ठीक है। बैलेंस करें तो देखो ये सब ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना? 3, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3/2 से। तो इस तरीके से मेरी ये वाली भी रिएक्शन हो जाएगी। सल्फाइड्स के लिए जनरली यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एडवांटेजेस क्या हैं। देखो अगला पॉइंट बना के लिख देता हूँ, कैल्सिनेशन कराने के फायदे क्या क्या हैं। देखो अगर मैं कैल्सिनेशन कराऊंगा तो क्या क्या रिमूव होगा? इसकी मॉइस्चर रिमूव हो जाएगी इस ओर की, और जो भी मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है मेरी, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ क्या? मॉइस्चर ऑफ ओर एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और इसमें क्या बोला? इसमें क्या करेंगे? इसका फायदा क्या है? थर्ड पॉइंट बना के इधर भी लिख देता हूं मैं। थर्ड पॉइंट इसको हटा देते हैं। रिमूवल ऑफ अनवांटेड मेटल, जो हमको नहीं चाहिए, ये अनवांटेड इंप्योरिटी कर देते हैं इसको, अनवांटेड इंप्योरिटीज। जैसे एग्जांपल इधर लिख लो, जैसे मैं कर ही देता हूं। देखो क्या होगा एग्जांपल, जैसे फॉस्फोरस है, इसकी मैं ऑक्सीजन से, इसकी क्योंकि मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूं, तो P4 किससे? ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? P4O10। तो ये गैस में चेंज हो जाएगा। अगले देखो सल्फर है, इसकी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, प्रेजेंस ऑफ एयर है, तो ये SO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। और मैं आर्सेनिक ले लेता हूं, AsO2, तो ये क्या बनेगी? AS2O3, ये भी गैस एज ए गैस बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये मेरे कुछ बेनिफिट्स है किसके? रोस्टिंग के, ठीक है। कर सकते हैं। चलो आगे देखता हूं मैं, फ्लक्स क्या होता है और स्लैग क्या होता है, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है और स्लैग क्या होता है। देखो फ्लक्स और स्लैग क्या है मेरा? फ्लक्स और स्लैग। फ्लक्स क्या है और स्लैग क्या है मेरा? देखो फ्लक्स पहले समझते हैं फ्लक्स क्या है। देखो फ्लक्स इस टाइप की इंप्योरिटी होती है जो मेल्ट नहीं हो सकती है, ठीक है, नॉन फ्यूजेबल है, मेल्टिंग नहीं होगी उनकी, ठीक है। तो फ्लक्स क्या है? ऐसी इंप्योरिटी जो मेल्ट ना हो सके, या फिर इसको बोल सकते हैं जो फिर नॉन फ्यूजेबल इंप्योरिटी मेरी है, जो ओर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा,
ये जो फ्लक्स है, ठीक है, इसकी कुछ रिएक्शन कराऊंगा और इसको मेल्ट करा दूंगा, ठीक है। जो मेरी इंप्योरिटी है उसको मैं रिएक्शन कराऊंगा और मेल्ट कर दूंगा उसको। तो जो मेरा मेल्टेड जो मेरा मटेरियल बनेगा वही क्या बनेगा, मेरा स्लैग है, ठीक है, वही क्या बनेगा, मेरा स्लैग है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, या फिर आगे चलते हैं। देखो ये हम कर सकते हैं, फ्लक्स आपने देख लिया। फ्लक्स क्या है, जो नॉन फ्यूजेबल, मतलब जो फ्लक्स जो है मेरा नॉन फ्यूजेबल जो इंप्योरिटीज है उनको किसमें चेंज कर देगा, स्लैग के अंदर। स्लैग मतलब उसको फ्यूज कर देगा, उसको एज ए मोल्टन फॉर्म में चेंज कर देगा, ठीक है। तो फ्लक्स क्या करेगा, एक बार मैं लिख देता हूं कि फ्लक्स क्या करेगा, मेरा जो नॉन फ्यूजेबल इंप्योरिटी है इसमें मैं क्या यूज करूंगा, फ्लक्स, और मेरी क्या बन जाएगी, फ्यूजेबल इंप्योरिटी। इसी को क्या बोलूंगा मैं, स्लैग। यही क्या है, मेरा स्लैग है, ठीक है। चलो इतना समझ गए। चलो अब हम इसके कुछ टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से टाइप हैं। टाइप ऑफ फ्लक्स, इसके दो टाइप होते हैं मेनली। कौन सा, पहला है मेरा एसिडिक फ्लक्स, दूसरा मेरा बेसिक फ्लक्स, ठीक है। तो एसिडिक फ्लक्स कहां यूज होता है, एसिडिक फ्लक्स यूज होता है जब मेरी इंप्योरिटी बेसिक हो, ठीक है। अगर मेरी कोई भी इंप्योरिटी है वो बेसिक इन नेचर है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एसिडिक फ्लक्स, ठीक है। ये मेरी जो इंप्योरिटी है ये अगर एसिडिक हुई, एसिडिक या फिर बेसिक, तो इसके लिए फ्लक्स कौन सा यूज करूंगा, अगर एसिडिक है इसके लिए मैं यूज करूंगा बेसिक फ्लक्स, और बेसिक है तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एसिडिक, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं एसिडिक फ्लक्स इज यूज फॉर किसके लिए, बेसिक इंप्योरिटी, ठीक है। बेसिक इंप्योरिटी के लिए यूज आएगा एसिडिक फ्लक्स। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल SiO2, ये क्या है मेरा, SiO2 एसिडिक फ्लक्स है, एसिडिक फ्लक्स, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक फ्लक्स की। बेसिक फ्लक्स वही इसका जस्ट अपोजिट। बेसिक फ्लक्स क्या होगा, बेसिक फ्लक्स यूज फॉर एसिडिक impurity, किसके लिए यूज होगा, एसिडिक इंप्योरिटी के लिए। इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल इसका CaCO3, जिसको क्या बोलते हैं हम, लाइम स्टोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, ठीक है। इसका और एक हम देखें एक्चुअल में ये यूज कौन सी रिएक्शन में होगा। देखो जैसे ये यूज होता है कि किसके लिए यूज होगा, बेसिक इंप्योरिटी के लिए ना। तो बेसिक इंप्योरिटी, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, बेसिक इंप्योरिटी ये होता है आई थिंक FeO, कॉपर। ये जो मेरी एग्जांपल है ये किसके एग्जांपल है, बेसिक इंप्योरिटी के। और ये किसके लिए होता है, एसिडिक के लिए। तो एसिडिक का एग्जांपल मैं कंफर्म कर देता हूं आपको, एसिडिक का एग्जांपल है SiO2,
ठीक है, एसिडिक इम्प्योरिटी इधर लिख दूंगा SiO2, ठीक है। अब देखते हैं इनकी रिएक्शन कि एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। देखो मेरे पास क्या है, एक बेसिक इम्प्योरिटी है, कौन सी, FeO की। ये क्या है, बेसिक है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एसिडिक। एसिडिक फ्लक्स क्या है, SiO2। Si क्या है, SiO2। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, प्रोडक्ट बनेगा मेरा FeSiO3, ठीक है। और इधर मेरा क्या बनेगा, मेरी इम्प्योरिटी क्या है, इम्प्योरिटी क्या है मेरी, एसिडिक। एसिडिक इम्प्योरिटी कौन सी है मेरी, SiO2। मेरे पास क्या है, CaCO3 है, ये चेंज होगा पहले किसमें, CaO में प्लस CO2 है। अब जो मेरा CaO है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, एसिडिक इम्प्योरिटी के साथ, SiO2। तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा CaSiO3, ठीक है। तो ये क्या बना है मेरा, ये फाइनल, ये वाला क्या बना है मेरा, स्लैग। ये इजीली अब मेल्ट हो जाएगा, मतलब मोल्टन फॉर्म में ये वाला, ठीक है। और ये क्या है मेरी, इधर इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी कौन सी थी मेरी, एसिडिक इम्प्योरिटी, इसकी SiO2 की। तो ये क्या है मेरी इम्प्योरिटी, और इसमें ये क्या बना है मेरा, स्लैग बना है, स्लैग। और ये क्या है मेरी इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी कौन सी है इसमें, बेसिक इम्प्योरिटी, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखें आप, जब भी मेरा कोई स्लैग बनेगा, जब भी मेरा कोई स्लैग बनेगा, तो जनरली ये हमेशा सिलिकेट्स होते हैं। याद रखें कि जो भी मेरे स्लैग होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं। और इसमें एक फीचर और है, एक फीचर इसका और क्या है स्लैग का, देखो इधर मैं समझा देता हूं आपको कि मेरे पास सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, ये मेरी कोई मोल्टन मेटल है, ठीक है, ये मेरी कोई क्या है, मोल्टन मेटल है। इसके ऊपर अगर मेरी स्लैग की लेयर बन गई, इसके ऊपर अगर मेरी स्लैग की लेयर है, तो ये स्लैग की लेयर क्या करेगी, ऊपर क्या है मेरी एयर, ये इस नीचे वाली मेटल को बचाएगी एयर के कांटेक्ट में आने से। एयर के कांटेक्ट में आने से फायदा क्या होगा, अगर मतलब आ जाती है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एयर का नहीं सॉरी मेटल का, मोल्टन मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एयर के कांटेक्ट में आ जाएगी तो। लेकिन स्लैग क्या करता है, इसके ऊपर एक लेयर जमा कर लेता है जिससे एयर जो है इस मोल्टन मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है, ठीक है। तो ये भी इसका एक फीचर है स्लैग का कि स्लैग क्या करता है, मोल्टन मेटल को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, ठीक है। चलिए स्लैग हो गया आपका, फ्लक्स भी हो गया। याद रखें एसिडिक के लिए बेसिक फ्लक्स, बेसिक के लिए एसिडिक फ्लक्स, और ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप याद रखें, ठीक है। आगे चलते हैं, हम एक डायग्राम पढ़ते हैं, इलिंघम डायग्राम, एलिंघम या इलिंघम जो भी आप बोले, एलिंघम डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू। इलिंघम डायग्राम, तो हेडिंग लगाइए अगली, इलिंघम डायग्राम। चलो
HBl इलिंगम डायग्राम। देखो इलिंगम डायग्राम क्या होता है, देखो इलिंगम डायग्राम एक प्लॉट है किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, गिव्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में। गिव्स फ्री एनर्जी किसकी, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के फॉर्मेशन की गिव्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है मेरा क्या, इलिंगम डायग्राम। पहली बात ध्यान रखें, जो मेरा इलिंगम डायग्राम है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो कोई रियल में प्रैक्टिकल होकर नहीं देखा गया है, वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, चलो इसमें इसको देखो, और मेरा ग्राफ किस किस में है, इलिंगम का डेल्टा जी में और किस में, टेम्परेचर में। तो इसको मैं लिख दूं y इक्वल टू, ये होगा मेरा m, ये होगा मेरा x और ये होगा मेरा c। ठीक है, तो एक ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं, एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, आप इसका स्लोप बताने का ट्राई करें। ये मेरा क्या है y, y मतलब डेल्टा जी, और डेल्टा जी क्या है मैंने अभी बताया, डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ किसकी, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के फॉर्मेशन की गिव्स फ्री एनर्जी क्या है मेरी, डेल्टा जी इस तरफ, और इस तरफ मेरा क्या है, इस तरफ क्या है मेरा टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, तो आप बताइए इसका स्लोप पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, थोड़ा सा सोचिए और आंसर दीजिए। देखो y इक्वल टू एम एक्स और c, यहां से आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो देखो x का टर्म है, यहाँ पे डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव, तो स्लोप कुछ ऐसा आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीजन देखते हैं। देखो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड मतलब, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड मतलब मेरी कोई मेटल होगी, इसकी मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, मेटल सॉलिड होगी। ठीक है, ठीक है, और इधर मेरी गैस होगी, तो इधर मेटल मेरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल ऑक्साइड बनेगा M2OX। ये किस में बनेगा, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। चलो, तो यहाँ पे एंट्रोपी मेरी जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस एंट्रोपी ज्यादा है क्योंकि एक मेरे पास गैसियस प्रोडक्ट भी है, एक मेरे पास सॉलिड है, एक मेरे पास गैस है, लेकिन प्रोडक्ट में मेरे पास क्या है, ओनली सॉलिड प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट नहीं है। तो ओवरऑल एंट्रोपी मेरी घटी है, मतलब डेल्टा एस जो है मेरा, डेल्टा एस इज नेगेटिव। आई बात समझ में, अगर मेरा डेल्टा एस नेगेटिव होगा, यहां पे अगर डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो मेरी स्लोप कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, तो स्लोप कैसी हो जाएगी मेरी, पॉजिटिव। ये बात समझ में आई। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड भी यही बस पता करना है कि मतलब इसकी जो डेल्टा जी है गिव्स फ्री एनर्जी, वो क्या है, वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि एक गैसियस प्रोडक्ट किसमें चेंज हो रहा है, सॉलिड में। तो ओवरऑल एंट्रोपी मेरी घट जा रही है। ठीक है, ओवरऑल एंट्रोपी मेरी घट जा रही है, इसलिए मेरी डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव। ये मेटल है, ये क्या है मेरी, मेटल, थोड़ा लिख दें तो ठीक रहेगा। ये क्या है मेरा, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ओके, चलो ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब एक डायग्राम बनाते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप डायग्राम देखिए कैसे बनता है। देखो डायग्राम, नीचे क्या है मेरा, टेम्परेचर, टेम्परेचर, इधर क्या है मेरा, डेल्टा जी ऊपर की तरफ है।
ठीक है, टेम्परेचर इधर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन। इधर सपोज मैं मान लेता हूँ कितना है 1073 केल्विन। इधर मान लेता हूँ सपोज मेरा 1473 केल्विन। इधर मान लेता हूँ 2000 केल्विन। ओके, इसमें कुछ ग्राफ्स बनेंगे, ये आप ध्यान में रखें। मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ वही बना रहा हूँ, बाकी आप अपनी टेक्स्ट बुक से रेफर कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बनेगा मेरा Al2O3। एक और में बनेगा Mg प्लस O2। तो ये प्रोडक्ट बनेगा मेरा 2MgO। ठीक है, और मेरा एक और प्रोडक्ट बनेगा, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वो है 2 कार्बन प्लस O2 बनेगा CO। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनेगा मेरा इधर CO प्लस O2 CO। ठीक है, एक प्रोडक्ट मेरा और बनेगा इधर ये क्या मेरा 2Fe प्लस O2। ये क्या बनेगा FeO। सारे के सारे मेटल ऑक्साइड है, ध्यान रखें, सारे के सारे मेटल ऑक्साइड है। और ये वाला जो ग्राफ है मेरा ये है CO प्लस O2, तो क्या बनेगा CO2। चलिए चलो तो देखते हैं। एक चीज इसमें और नोट करें आप कि मेरा जो इलिंघम डायग्राम है, देखो इन सब के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि जो मेरी स्लोप ऐसी आ रही थी वो ऐसी आ रही है ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन जो मेरी स्लोप किसकी कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो मोनोऑक्साइड बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी स्लोप क्या है, उसकी स्लोप क्या है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, वही रीजन है, मेटल ऑक्सीजन क्या बनना चाहिए मेटल ऑक्साइड, लेकिन उस केस में क्या बन रहा है, उस केस में बन रहा है देखो मेरा कार्बन सॉलिड है प्लस O2 गैस है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, प्रोडक्ट क्या बन रहा है CO गैस। ठीक है, तो रिएक्टेंट में क्या है मेरे पास, एक सॉलिड है एक गैस है, और प्रोडक्ट में क्या है मेरा, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, दोनों मिलके बना रहे हैं गैस। मतलब ओवरऑल एंट्रोपी मेरी बढ़ रही है, ओवरऑल एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अगर मेरी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, अगर मेरी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो क्या बनेगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा बनेगा मेरा नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा ही बनेगा। ठीक है, इधर क्या है डेल्टा जी और इधर क्या है टी। आई बात समझ में, ये ग्राफ नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, सारे के सारे ग्राफ मेरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन एक ग्राफ मेरा नीचे की तरफ आ रहा है। चलो तो ये ग्राफ है, अब इसमें कुछ कुछ फीचर्स हैं वो आप समझे। देखो इसमें एक दो पॉइंट है वो आप थोड़ा ध्यान में रखें कि जो मेरा सडन इंक्रीज है किसी भी स्लोप में, जैसे एग्जांपल लेते हैं mg का मैग्नीशियम का, इसमें देखो यहां तक स्लोप जा रही है, यहां से आते ही क्या है एकदम से बढ़ जा रही है। तो ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट क्या है मेल्टिंग पॉइंट। ये वाला क्या पॉइंट क्या है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट की शो कर रहा है।
ठीक है, पहली बात हुई। दूसरी बात क्या है इसमें, देखो दो चीजें, एक तो सडन इंक्रीज किसको शो कर सकता है, मेल्टिंग पॉइंट को। दूसरी बात, जिस भी एलिमेंट का या फिर किसी भी मेटल का ग्राफ नीचे है वो अपने से ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, वो अपने से ऊपर वाले को वो अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ का एग्जांपल ले लूं, तो इस पॉइंट पे क्या मेरा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा इस पॉइंट के लिए। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये वाला देखो मेरे पास एक टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर आता है ऑलमोस्ट, ये आता है 973 केल्विन, ये आता है 973 केल्विन। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दे, क्या इस पॉइंट पे पहले की तरफ देखो, इससे पीछे की तरफ देखो, इससे पीछे की तरफ आयरन ऑक्साइड है। आयरन के लिए क्या मेरा CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है? कर सकता है क्या? इस टेम्परेचर से पहले कर सकता है, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर है। लेकिन इस टेम्परेचर के जैसे मैं राइट साइड में जाऊंगा, तो राइट साइड में कार्बन जो है मेरा आयरन के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने लगेगा। इससे पीछे कौन काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट मेरा CO काम कर रहा है। लेकिन जैसे मैं इसके राइट जाऊंगा, तो ये वाला ग्राफ मेरा ऊपर हो गया आयरन वाला, और ये वाला ग्राफ मेरा नीचे हो गया। ठीक है, तो इस टेम्परेचर के राइट साइड में, मतलब 973 केल्विन के राइट साइड में मतलब उससे ज्यादा टेम्परेचर पर कार्बन जो है वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर आयरन, और बिलो 973 केल्विन कार्बन मोनोऑक्साइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर आयरन। आई बात समझ में? बस इतनी सी बात समझ में आए, जो नीचे वाला है ग्राफ वो हमेशा ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है, पहली बात। ठीक है, तो इसका एक न्यूमेरिकल भी है, वो हम सोल्व कर लेते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल है, वो हम सोल्व कर लेते हैं। देखो मेरे पास न्यूमेरिकल है कि हमको कैसे पता चल रहा है कि कौन किसको रिड्यूस कर दे रहा है। इसके लिए एक न्यूमेरिकल है, देखो एग्जांपल, मेरे पास मैग्नीशियम है प्लस 1/2 O2, ये दे रहा रिएक्टेंट प्रोडक्ट मेरा MgO, इसका डेल्टा G1 है कितना? -1100, इक्वेशन नंबर 1, या फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन है मेरा 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2, ये प्रोडक्ट में दे रहा है क्या? Al2O3, इसका डेल्टा G क्या है? डेल्टा G2, इसका डेल्टा G2 है -1050। ठीक है, तो चेक करना, चेक कैन Mg reduce Al2O3? क्या मेरा Mg Al2O3 को रिड्यूस कर देगा? तो कैसे चेक करेंगे? देखो कैसे चेक करेंगे। मेरे पास दो रिएक्शन है, इसका डेल्टा G मुझे दे रखा है, इसका डेल्टा G मुझे दे रखा है। अब मुझे चेक करना है क्या Al2O3 मैग्नीशियम को रिड्यूस कर देगा। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास देखो बनेगा क्या, मेरे पास रिडक्शन का इक्वेशन मुझे लिखना पड़ेगा। तो रिडक्शन का इक्वेशन कैसे लिखूंगा? मैग्नीशियम प्लस Al2O3 रिडक्शन करना है। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा? इधर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और इधर क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, इधर क्या बन जाएगा मेरा? एल्यूमिनियम। इसको बैलेंस करें, तो बैलेंस कैसे करें? बैलेंस करो तो इधर 2 एल्यूमिनियम आ जाएगा, और ऑक्सीजन कितना है इधर 3 है, इधर 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी किससे कर दो? 3 से मल्टीप्लाई। बैलेंस है क्या? आप देखो
3 ऑक्सीजन 3 मैग्नीशियम, ठीक है, बैलेंस है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली रिएक्शन बनानी है, ये मेरी रिडक्शन की रिएक्शन है। तो इन दोनों को यूज करके कैसे भी करके मुझे ये वाली रिएक्शन बनानी है, और इसका डेल्टा जी जो होगा अगर वो नेगेटिव आता है, इफ डेल्टा जी नेगेटिव, देन मैग्नीशियम रिड्यूस Al2O3। अब कैसे करूंगा, देखो सॉल्यूशन देखते हैं। मुझे कैसे भी करके ये वाली रिएक्शन बनानी है, ओके। तो इसमें मैग्नीशियम इधर है, तो चलो ये भी इधर है, Al2 उस तरफ है, Al2 उस तरफ है, तो मैं इसको पलट दूं, तो मैं क्या करूं, मैग्नीशियम, देखो ये इक्वेशन 1 लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 लिख रहा हूं, इधर लिख दूं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो पहली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, क्या है 1/2O2, प्रोडक्ट में क्या बना रहा है मेरा, MgO बना है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 होगी, इसका डेल्टा जी कितना है, -110। अब मैं दूसरी इक्वेशन को लिख रहा हूं लेकिन पलट के, दूसरी इक्वेशन को लिख रहा हूं लेकिन पलट के, तो क्या होगा बताओ, Al2O3, प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2O2। इसका डेल्टा जी कैसा होगा, इसका डेल्टा जी हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं रहेगा इस बार, क्योंकि मैंने रिएक्शन को पलट दिया है, ओके। अब मुझे क्या करना है, ये वाली रिएक्शन बनानी है, ठीक है। इसमें मेरे पास 3 mg दिख रहा है मेरे को, इसमें मेरे को 3 mg दिख रहा है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, सही कर रहा हूं क्या मैं, सही कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर देता हूं दोनों को, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो क्या बनेगा, देखो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 3 mg प्लस 3/2O2 प्लस, इसको रिएक्शन लिखो Al2O3, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, 3 MgO प्लस 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2O2, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, 3 मैग्नीशियम प्लस Al2O3 और इधर क्या बना मेरा, 3 MgO प्लस एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, बन गई मेरी फाइनल रिएक्शन, अब देखो क्या करना होगा, मुझे डेल्टा जी इसका कैलकुलेट करना होगा। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इससे 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, ये 3310 या 3300, नेगेटिव है, और इसको मैं किसी से मल्टीप्लाई करूंगा, ये सीधा ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 1050। जब ये दोनों सोल्व होंगे तो मेरा आंसर आएगा कितना, डेल्टा जी आएगा मेरा 2250 आएगा क्या, 2250 किसका, नेगेटिव का, -2250। तो यहाँ पे डेल्टा जी मेरा कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो ये रिएक्शन हो जाएगी मतलब मेरा जो मैग्नीशियम है वो Al2O3 को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, बस चेक करना है कि क्या मेरा क्या बोलता है कि जो डेल्टा जी है मेरा रिडक्शन वाली ऑक्सीजन का, रिडक्शन वाली रिएक्शन का डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ गया तो मेरी रिएक्शन वो फिजिबल होगी, ठीक है, कर सकते हैं ये वाला। चलो ये मैंने आपको बता दिया कार्बन वाला कि उससे पीछे कौन होगा, कार्बन, और उससे पीछे इसके इस पॉइंट से पहले क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा मेरा CO होगा और इसके आगे कार्बन होगा। ठीक है, चलिए तो और तो इसमें कुछ है नहीं, इसकी कुछ लिमिटेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो लिमिटेशन में क्या क्या है मैंने आपको पहले बताया है। ये क्या है, एक थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है। ये रिएक्शन की एक्चुअल फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बताता है हमको, प्लस
दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है? दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है? ये हमेशा रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को हमेशा इक्विलिब्रियम में मानता है, हमेशा इक्विलिब्रियम में मानता है, जो हमेशा ट्रू नहीं होगा। बस ये दो ही इसकी लिमिटेशन है, बाकी इजी है, आप बस बता सकते हैं कि नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।